तो चलो लेट्स मूव टू आवर फाइनल पार्ट, है ना। इस पार्ट 7 इस आईसीसी एडवांस सीरीज फिजिक्स में, है ना। इस खाली फिजिक्स की बात कर रहे हैं अभी। तो फिजिक्स में इनका इसका आखिरी पार्ट है ना। तो चलो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन, है ना। तो पहला क्वेश्चन पहली वाली वीडियो से अगेन, है ना। केस स्टडी द आइसोटोप सिम्युलेटर एक्सपेरिमेंटल सेटअप. A research lab is designing a cooling system for a nuclear reactor. To test the system safely without using real nuclear fuel, they use an electric heater to simulate the heat generated by a radioactive core. अच्छा. The power source electromagnetism. The electric heater is powered by an ideal step-down transformer. The primary coil is connected to the 200 volt main supply. The secondary coil provides a potential difference of 40 volt to the heater. The thermal load: the heater is immersed in a tank containing 300 gram of specific coolant liquid. The heater is switched on for exactly 5 minutes. During this time, the temperature of the coolant rises from 15 degrees Celsius to 65 degrees Celsius. Specific heat capacity of the coolant equals to 4000 joule per kg per Kelvin. Assume no heat loss. The actual isotope, the real reactor, will eventually use cobalt 60, atomic number 27, mass number 60 as the radiation source. ठीक, अब क्वेश्चन है क्या? Calculate the power rating in watts of the electric heater based on the heat energy it transfer to the coolant in 5 minutes. So अब बेसिकली हीट एनर्जी से पावर रेटिंग निकालें. हीट एनर्जी से पावर रेटिंग निकालें. हीट एनर्जी पहले पता कर लो. हीट एनर्जी कितनी है? Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी. क्यू कितना आ जाएगा? क्यू इक्वल्स टू एम इज मास. मास कितना गिवन है स्पेसिफिक कूलेंट का? 300 ग्राम्स. 300 ग्राम्स अपॉन 1000, क्योंकि केजी में लेना है ना. और ये आ जाएगा कितना? 4000. हमारा वो है क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और टेम्परेचर कितना राइज किया है? 15 से, है ना. तो 65 माइनस 15, है ना. तो क्यू कितना आ जाएगा? क्यू इक्वल्स टू ये गया ये, और क्या आ जाएगा? 300 इंटू 4 इज 1200. 1200 इंटू 50. 1200 इंटू 50 यानी 12 से 60. और 1200 में 2 जीरो और 1 जीरो, और तो 60,000 जूल हमारी क्या है? हीट एनर्जी. अब पूछा है कि पावर रेटिंग था, नहीं तो पावर का पावर इक्वल टू हीट यानी एनर्जी अपॉन, या फिर वर्क अपॉन टाइम यानी एनर्जी अपॉन टाइम. तो हीट एनर्जी अपॉन टाइम यानी कि 60,000 अपॉन टाइम. टाइम कितना लगा है? 5 मिनट. 5 मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 5 मिनट में 300 सेकंड्स. सिंपली 300 सेकंड्स. तो ये क्या बन जाएगा? 200 वॉट. तो 200 वॉट है पावर रेटिंग इसकी. सिंपल इजी क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट है क्या? ट्रांसफॉर्मर का. यूजिंग द पावर कैलकुलेटेड इन क्वेश्चन 1, अज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. 100% एफिशिएंसी मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर. आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि जो पावर होती है वो होती क्या? वी प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी इक्वल्स टू वी सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी. या फिर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं कि वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी इक्वल्स टू एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी मतलब टर्न्स, और आई प्राइमरी अपॉन आई सेकेंडरी. सिंपल. मतलब सेकेंडरी होगा ऊपर किसके इसके लिए, मतलब सेकेंडरी एक साथ होगा न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में किसका? वोल्टेज का और टर्न्स का, और उसका इनवर्सली में होगा करंट. और ये हो जाएगा प्राइमरी का. प्राइमरी वाला अगर प्राइमरी वाला नीचे है तो ये नीचे, और फिर इधर करंट का होता है ऊपर, सिंपली अपोजिट. तो पावर कितनी है? 200 वॉट्स. तो प्राइमरी के लिए पहले निकालते हैं, है ना. तो प्राइमरी के लिए हम लोग को क्या निकालना है कि करंट निकालना है. करंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? आईपी. आईपी इक्वल्स टू पावर अपॉन वीपी. पावर कितनी है? 200. और वीपी कितना है? वीपी इज हम लोग का 200 वोल्ट, है ना. तो ये कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर. राइट, है ना. वीपी ज्यादा है वीएस से, तो आईपी ज्यादा होगा. नहीं, प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू द 200 वोल्ट मेन सप्लाई, और सेकेंडरी कॉइल किससे है? 40 वोल्ट के मेन सप्लाई से, है ना. तो इसमें सीधी सी बात है कि जो हमारा वोल्टेज है प्राइमरी वो ज्यादा है किससे? वो ज्यादा है वोल्टेज सेकेंडरी से. तो जो आई सेकेंडरी होगा वो आई प्राइमरी से ज्यादा होगा. ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है ना. सेकेंडरी वाले के निकाल लेते हैं. आई सेकेंडरी इक्वल्स टू 200 अपॉन 40 वोल्ट्स.
तो यह आ जाएगा कितना 5 एम्पियर। आ गया आंसर। 1 एम्पियर प्राइमरी कॉइल में फ्लो करेगा करंट, 5 एम्पियर सेकेंडरी कॉइल में फ्लो करेगा करंट, सिंपली, है ना। तो दोनों आ गए है ना। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, द हीटर लूप, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल, है ना। तो दोनों आ गए। फिर उसके बाद क्या पूछा है, नेचर। हाँ, मतलब कोबाल्ट 60 इज अ स्ट्रॉन्ग एमिटर ऑफ गामा रेडिएशन। अच्छा, नेचर क्या है, हाउ डज द एमिशन ऑफ गामा रे अफेक्ट द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द कोबाल्ट न्यूक्लियस। अच्छा, तो देखो कोबाल्ट जब गामा रेज निकलती हैं तो वो सिर्फ हाई एनर्जी की रेज होती हैं, वो ना मास नंबर को चेंज करती है ना एटॉमिक नंबर को चेंज करती हैं, है ना। तो उनसे मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गामा रेज के निकलने से, सिर्फ अल्फा एमिशन या फिर बीटा एमिशन से पड़ता है ना। और क्या है, सेफ्टी, व्हाई आर लेड ब्लॉक्स यूज्ड टू शील्ड गामा सोर्सेज आर लाइक अल्फा सोर्सेज व्हिच कैन बी स्टॉप्ड बाय वेपर, रेफर टू द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द रेडिएशन। अच्छा, तो बेसिकली जो हमारी गामा रेज होती है ना, इनका वो होता है क्या, हाई पेनिट्रेटिंग पावर एंड लो आयनाइजिंग पावर, है ना। हाई पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि ये ह्यूमन बॉडी से एंड जो पतली पतली शीट्स हैं, है ना, जो पेपर है, उन सबसे आराम से गामा रेज पास कर जाएगी। बट जो लेड का, जो हम अगर लेड ब्लॉक यूज करेंगे ना, तो वो एज अ शील्ड एज अ शील्ड काम करता है, एज मतलब वो काम करता है प्रोटेक्टर की, वो गामा रेज को आगे प्रोसीड नहीं होने देता है, वो आगे जाने नहीं देता है। इस वजह से जो हमारी ये है क्या, गामा रेज वो वहीं रुक जाती हैं, है। तो गामा रेज हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, दे कैन पास थ्रू पेपर एंड ह्यूमन टिश्यू इजीली। dense materials like lead are required to absorb their energy, simply, है ना। फिर household circuits safety, the metal casing of the transformer is connected to the earth wire, ठीक है। state the color code of the insulation used for this wire in new convention, new convention में वही है ग्रीन और येलो, है ना, ग्रीन और येलो या फिर ग्रीन विद येलो स्ट्राइप, सिंपली, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं। और फिर क्या है, एक्सप्लेन हाउ दिस कनेक्शन प्रोटेक्ट्स द यूजर इफ द लाइव वायर एक्सीडेंटली टचेस द मेटल केसिंग। अच्छा, तो ये कैसे बचाता है, ये भी पूछा गया। तो बेसिकली होता है क्या, लाइव वायर होता है हाई पोटेंशियल पे, तो अगर मेटल केसिंग को अगर लाइव वायर टच कर जाता है तो हमारा ये जो केसिंग है वो अर्थेड है, मतलब अर्थ से जुड़ा हुआ है। तो एक लो रेजिस्टेंस पाथ बन जाता है किसके बीच में, मेटल केसिंग के बीच में एंड अर्थ के बीच में। एंड जो सारा करंट है वो मतलब इतना भयंकर अमाउंट में जो करंट था वो सारा का सारा उस वायर के थ्रू अर्थ में पास करने का ट्राई करता है। तो उससे या तो पहली सेफ्टी ये है कि वो अर्थ में पास कर जाएगा, पूरी तरीके से अर्थ में चला जाएगा, तो हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएंगे। या फिर अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट है तो जो फ्यूज है ना वो ट्रिप हो जाएगी, एमसीबी वो हो जाएगी, गिर जाएगी, है ना, सिंपली। तो सिंस द केसिंग इज अर्थेड, अ लो रेजिस्टेंस पाथ इज फॉर्म्ड फॉर द करंट to flow to the ground. This causes a huge surge of current which blows the fuse or trips the MCB, disconnecting the supply and preventing electric shock. Simply वही सब है ना। तो this was a very easy question। इसमें ये वाला तो बहुत कुछ अलग नहीं था, इसमें तो सब doable चीजें थी। होपफुली समझ में आया, होपफुली चीजें कनेक्ट कर रही हूँ, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a nichrome wire X with length L and cross sectional area A is connected to a 10 volt source and another nichrome wire Y with length 2L and cross sectional area A by 2 is connected to a 20 volt source. अच्छा, compare the resistances of wires X and Y। तो compare वाले मैंने बताया था क्या किया करो, रेशियो ले लो, सिंपल सी बात है। given that the resistivity of nichrome is rho। चलो स्टार्ट करते हैं ना। R1 है पहले वाले X का, है ना, R1 है RX, चलो RX अपॉन RY लिख लेते हैं, है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो LX अपॉन AX अपॉन रो LY अपॉन AY, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, RX अपॉन RY इक्वल्स टू रो से रो कट जाएगा, LX L है, AX की वैल्यू A है ना, तो LX इज L अपॉन A इज A, है ना, और Ly कितना है 2L, है ना। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2L अपॉन A by 2, है ना। तो ये बन जाएगा RX अपॉन RY इक्वल्स टू L अपॉन A इंटू क्या बन जाएगा, ये A ऊपर जाएगा A अपॉन, और ये क्योंकि 2 A अपॉन 2 था तो ये बन जाएगा 4L अपॉन, यानी 4L, A से A गया, L से L गया, तो RX इज टू RY इक्वल्स टू 1:4 आ रहा है, सिंपल, ठीक है। तो RX इज टू RY 1:4 आ रहा है।
ठीक है, फिर क्या बोला है, कंपेयर द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच पावर इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, पी एक्स अपॉन पी वाई पूछा है, कंपेयर करना इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर कितनी आ जाएगी, सिंपल है, वी होता है कितना, पी एक्स हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर अपॉन आर एक्स, है ना, अपॉन वी वाई स्क्वायर अपॉन आर वाई, है ना। तो पी एक्स कितना हो जाएगा, पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल्स टू वी एक्स का स्क्वायर। पी एक्स में कितना गिवन है, 10 वोल्ट, है ना, 10 वोल्ट यानी कि 100 अपॉन आर एक्स इंटू आर वाई अपॉन वी वाई का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर यानी कि 400। तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 4, और आर एक्स इज टू आर वाई यानी कि आर वाई, इसमें क्या है, आर वाई अपॉन आर एक्स बन रहा है, आर वाई अपॉन आर एक्स मतलब 4 अपॉन 1 यानी कि पी एक्स अपॉन पी वाई इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1:1। सिंपली पी एक्स इज टू पी वाई कितना आ रहा है, 1:1। चलो ये भी हम लोग को पता चल गया। अब इसके बाद क्या बोला है, कंपेयर द मासेस ऑफ दीज वायर्स गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ नाइक्रोम इज डी। अच्छा, मास कंपेयर करना है, मास कंपेयर करना है, तो अभी देखो सीधी सी बात है, मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ एक्स अपॉन मास ऑफ वाई। मास क्या होता है, देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एक सिलेंडर का क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, है ना। तो एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, तो मास क्या हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। तो एरिया ऑफ एक्स इनटू लेंथ ऑफ एक्स इनटू डेंसिटी ऑफ नाइक्रोम, नाइक्रोम की डेंसिटी सेम ही है, डी रहेगी, है ना। एरिया ऑफ वाई इनटू लेंथ ऑफ वाई इनटू डी, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, एम एक्स अपॉन एम वाई। अब देखो डी से डी कट जाएगा, है ना, एल, और ये कितना था, हम इसको लिख लेते हैं, एम एक्स अपॉन एम वाई इक्वल्स टू ए एक्स। ए एक्स कितना था, ए था, एल एक्स कितना था, एल था, है ना। ए वाई कितना था, ए वाई 2 था, और एल वाई कितना था, 2l था। तो 2 से 2 कटा, ए से ए कटा, एल से एल कटा, तो सिंपली एम एक्स इज टू एम वाई इक्वल्स टू 1:1। ये भी आ गया, ये भी 1:1 ही आ गया, है ना। फिर उसके बाद क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स वायर एक्स एंड वायर वाई बोथ शो द सेम राइज इन टेम्परेचर इन द सेम टाइम। अच्छा, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो अब इनमें टेम्परेचर का गेम कैसे करना है, टेम्परेचर यानी हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी कहां से आएगा, और टाइम एनर्जी दिया है और टाइम गिवन, एनर्जी टाइम गिवन है कि सेम टाइम, तो हमको पावर से, पावर का यूज करके एनर्जी पे पहुंचना है। तो एनर्जी अगर हम लोग को निकालना है क्यू एक्स अपॉन क्यू वाई यानी हीट एनर्जी, तो वो कितना आ जाएगा, क्यू एक्स अपॉन क्यू वाई इज पी एक्स अपॉन टी एक्स, है ना, और पी वाई अपॉन टी वाई। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा पी एक्स अपॉन टी एक्स इंटू टी वाई अपॉन टी वाई। तो अब क्योंकि सेम टाइम है, सेम टाइम मतलब टी एक्स और टी वाई कट जाएंगे, और पी एक्स और पी वाई ये भी 1:1 है, तो ये भी कट जाएंगे। तो सिंपली क्यू एक्स इज टू क्यू वाई यानी हीट एनर्जी दोनों की कितनी आ गई, 1:1। अब क्या बोला है कि दोनों सेम राइजिंग टेम्परेचर शो करेंगे, तो सेम राइजिंग टेम्परेचर के लिए क्यू एक्स और क्यू वाई यानी हीट एनर्जी का फॉर्मूला लिख दो सिंपली। तो दैट विल बी क्यू एक्स अपॉन क्यू वाई इक्वल्स टू एम एक्स इंटू सी एक्स यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ नाइक्रोम। मटेरियल से में तो मटेरियल डिपेंडेंट होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो सी सेम रहेगा, और डेल्टा टी एक्स अपॉन एम वाई सी वाई डेल्टा टी वाई, सी वाई मतलब सेम, है ना, सी से सी कट जाएगा, क्यू एक्स से क्यू वाई कटेगा, क्यों, क्योंकि वो 1:1 में, एम एक्स अपॉन एम वाई यानी कि मास ऑफ एक्स अपॉन मास ऑफ वाई वो दोनों भी 1:1 में। तो क्या बचेगा, टी डेल्टा टी एक्स अपॉन डेल्टा टी वाई इक्वल्स टू 1 यानी कि डेल्टा टी एक्स रेशियो डेल्टा टी वाई इक्वल्स टू 1:1। सिंपली इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका यही मीनिंग हुआ कि जो जिस हिसाब से एक्स का टेम्परेचर राइज करेगा उसी हिसाब से वाई का भी टेम्परेचर राइज करेगा। यानी कि जो स्टेटमेंट लिखी है वायर एक्स एंड वायर वाई बोथ शो द सेम राइज इन टेम्परेचर इन द सेम टाइम, ये सही लिखी है, यानी कि दिस इज ट्रू। ट्रू कैसे, टाइम को हमने रखा, एनर्जी निकाली, एनर्जी से एमसी डेल्टा टी करके हम लोग को फाइनली इतना कर रहे हो, और होपफुली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन था, एंड this has been asked in your specific paper question, question paper मतलब वो 2026 वाले में,
दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन उस लेवल के हिसाब से कि जिस लेवल पे सीखे हो, तो बेसिकली ना कंपेयर कर करके चीजें निकलवाई गई हैं, कैसे कंपेयरिंग कर करके चीजें कैसे सोची जाती हैं वो बताया ओवरऑल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थ्री बल्ब्स ऑफ पावर्स P1, P2 एंड P3, जिसमें P3 इज ग्रेटर देन P2 एंड P2 इज ग्रेटर देन P1 आर कनेक्टेड इन अ सर्टेन वे दैट P3 ग्लोज ब्राइटेस्ट। P3 सबसे ब्राइटेस्ट जल रहा है। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दिस बल्ब्स, यानी कि सीरीज या पैरेलल इनमें से पूछ रहा है, तो सिंपली बना लेते हैं है ना दोनों को। ओए, गलत मार्कर, ब्लैक नहीं, ब्लू, ऑरेंज। बढ़िया भाई। है ना, ये इसके अक्रॉस है P1, इसके अक्रॉस है P2, इसके अक्रॉस है P3, मान लो सीरीज का है, और ये है पैरेलल का। इसके अक्रॉस है P1, इसके अक्रॉस है P2, इसके अक्रॉस है P3। अब सीधी सी बात है कि इसमें क्योंकि करंट सेम फ्लो करेगा, है ना, इसमें करंट फ्लो करेगा सेम तीनों में, है ना, तो इसके अक्रॉस P1 क्या हो जाएगा, P1 इक्वल्स टू आई स्क्वायर R1, है ना, P2 इक्वल्स टू आई स्क्वायर R2 एंड P3 इक्वल्स टू आई स्क्वायर R3। और इसमें क्या आ जाएगा P1, अब क्योंकि तीनों पे पोटेंशियल सेम है तो P1 इक्वल्स टू V1 अपॉन R1, सॉरी V1 स्क्वायर, V1 V ही रहेगा ना सिर्फ, V अपॉन R1, V स्क्वायर अपॉन R1। P2 इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R2, P3 इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R3। ठीक है, अब क्या बोला है कि P3 सबसे ब्राइट जलता है। P3 अगर सबसे ब्राइट जलता है, यानी कि इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में होगा ये कि P3 इज ग्रेटर देन P2 देन ग्रेटर देन P1। इसका मतलब तीनों में क्योंकि करंट सेम है, तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है, चलो, और इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, मतलब जो हमारा R3 है 1/R3, वो बड़ा है किससे, 1/R2 से, और वो बड़ा है 1/R1 से। और रेसिप्रोकल लेंगे तो साइंस पलट जाते हैं इनइक्वालिटी वाले, तो R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। अच्छा, ये हम लोग का रिलेशन आ गया, फिर भी बहुत ज्यादा कुछ ठोस सबूत नहीं मिला है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। कुछ और इसमें इंफॉर्मेशन, इन केस गिवन हो थ्री वंस ऑफ पावर आर कनेक्टेड इन सर्टेन वे दैट P3 ग्लोज ब्राइटेस्ट, P3 ब्राइटेस्ट जल रही है। अच्छा, मान के चलते हैं कि इनकी वोल्टेज रेटिंग सेम है ना, वोल्टेज रेटिंग सेम है। क्यों, क्योंकि अब क्योंकि जब कुछ बताया नहीं गया तो हम इंडिया में वही होता है ना, वोल्टेज रेटिंग इक्वल्स टू 220 वोल्ट्स जनरली। तो 220 वोल्ट सबकी अगर वोल्टेज रेटिंग मान के चले, इसके अक्रॉस भी 220 वोल्ट्स, इसके अक्रॉस भी 220 वोल्ट्स, और इसके अक्रॉस भी सॉरी 220 वोल्ट्स ओवरऑल के अक्रॉस है, एंड P1 P2 P3 इस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से करंट कैसे हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा, एंड P3 विल बी क्या, P3 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन क्या, P3 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो हो जाएगा कितना, I1, सॉरी I इंटू R3, है ना। सिंपली क्या कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज रेटिंग सेम है, अगर वोल्टेज रेटिंग सेम है तो अगर वोल्टेज रेटिंग सेम है तो तीनों की वो भी होना चाहिए क्या, मतलब क्या होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, रुको एक सेकंड।
हाँ, तो बेसिकली इसमें वही सोचेंगे कि अगर अगर तीनों की वोल्टेज रेटिंग सेम है तो इसमें हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि R3 इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन P3, है ना, वी स्क्वायर अपॉन P3 सिंपली, है ना। और R2 क्या हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन क्या P2, और R1 हो जाएगा कितना, वी स्क्वायर अपॉन P1। तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा हमारा, क्या P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, यानी कि इनके अगर रेसिप्रोकल देखें तो 1/P1 इज ग्रेटर देन 1/P1 is greater than 1/P2 and it is greater than 1/P3 सिंपली, है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल अगर P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1 है तो रेसिप्रोकल उनका उल्टा होगा। और 1/P1 इन तीनों को v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, है ना। और पहले हम लोग ये वाला रिलेशन निकाल चुके कि R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, और इस वाले से क्या आ रहा है, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, यानी सीरीज कनेक्शन नहीं होगा। अब इसमें क्योंकि वही सेम चीज इसमें भी अगर पावर रेटिंग निकालेंगे तो तीनों में पावर रेटिंग इसी हिसाब से आ जाएगी, है ना, कि वी स्क्वायर 1/P1 1/P1, तो मतलब इन तीनों भी जो पावर रेटिंग है वो आ जाएगी ऐसे ही 1/P1 ग्रेटर देन 1/P2, सेम ऐसे 1/P2 ग्रेटर देन 1/P3, फिर v से मल्टीप्लाई करेंगे v स्क्वायर से, है ना। तो उसमें ये भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, R1 ग्रेटर देन R2, एंड ये दोनों मैच कर जाएंगे, सिंपली पैरेलल कनेक्शन है। ऑल्दो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में भी शायद कंप्लीट नहीं है 100%, बट स्टिल ये पैरेलल कनेक्शन का मोर और लेस दिख रहा है। एंड सेकंड पार्ट तो ओवरऑल इसमें अगर कनेक्शन पूछा है तो पैरेलल कनेक्शन सीम्स करेक्ट एंड सीरीज कनेक्शन सीम्स अ बिट रॉन्ग, है ना। इसलिए जो व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन पूछा है उसमें पैरेलल आंसर कर सकते हैं। कंपेयर द वोल्टेजेस अक्रॉस द बल्ब, अब क्योंकि पैरेलल है तो वोल्टेज तीनों में सेम रहेगा, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3। और फिर क्या है, बिल्ड द सर्किट स्टिल फंक्शन इफ वन ऑफ द बल्ब्स इज फ्यूज्ड। अच्छा, एक बल्ब फ्यूज हो जाए तब भी जो हमारा सर्किट है वो करेगा, हाँ करेगा। क्यों, क्योंकि सर्किट अगर P1 से मतलब अगर फ्यूज हो जाए, P1 अगर फ्यूज हो जाए तो तभी P2 P3 दो रास्ते हैं करंट के पास फ्लो करने के, यहां से यहां। लेकिन अगर सीरीज वाले में P1 फ्यूज हो जाए तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाता है एंड उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता करंट पास फ्लो होने के। यहाँ पे एटलीस्ट एक फ्यूज हो गया तो दो रास्ते तो बचे, वरना पहले तीन रास्ते देते हैं ना, तो एक जाएगा तो दो बचेंगे, दो भी चले जाएंगे तब भी एक रास्ता तो बचेगा। इसलिए इसमें फायदा ये होता है कि चाहे जितने अप्लायंसेस फ्यूज हो जाए, अगर एटलीस्ट एक भी मतलब उसमें चल रहा है तो मतलब उस पर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी और आंसर चलता रहेगा पैरेलल कनेक्शन में। तो होपफुली ये चीज समझ में आए, ऑल्दो बिट बहुत ही अनकॉमन सा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें चीजें में भी मुझको बहुत कंप्लीट नहीं लग रही, बट स्टिल हाँ यही इसमें बनाया जा सकता है। फिलहाल तो पैरेलल और ये सब आ रहा है एंड आंसर की से भी यही मैच कर रहा है, तो होपफुली यही इसी तरीके से हो, अदरवाइज लेट्स सी, पता नहीं। बट हाँ, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, द गिवन डायग्राम शोज द आउटपुट ऑफ एन एसी जनरेटर। अच्छा, एसी जनरेटर का आउटपुट है, इफ द स्पीड ऑफ द जनरेटर कॉइल इज डबल्ड देन। अच्छा देखो, ऐसे ऐसे एंड ग्राफ बनाया ऐसे, है ना। फिर ये है बी, ये है ए, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये है टाइम, ठीक है। और क्या पूछा है, अगर जनरेटर की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेटेड बाय ए पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेटेड एज बी पे क्या फर्क पड़ेगा, एंड गिव योर आंसर, गिव रीजन फॉर योर आंसर इन बी वाले का रीजन नहीं बताना, ए वाले का रीजन नहीं पूछा। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम क्या बढ़ाएंगे, स्पीड ऑफ जनरेटर बढ़ा देंगे, स्पीड ऑफ जनरेटर बढ़ा देंगे तो ईएमएफ से पहले पूछा है कि ए पे क्या फर्क पड़ेगा। ए मतलब वर्टिकली देखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम स्पीड ऑफ जनरेटर बढ़ाएंगे, स्पीड ऑफ जनरेटर बढ़ाया तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जल्दी जल्दी चेंज होगा,
और जितना जल्दी जल्दी चेंज होगा तो रेट ऑफ मतलब वही तो होता है ना, रेट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जितनी जल्दी जल्दी चेंज होगा उतना हमारा जो ईएमएफ है, मतलब सॉरी रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जितना जल्दी जल्दी चेंज होगा उतना हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा। यानी कि सिंपली अगर हम कह दें कि जनरेटर कॉइल की स्पीड को डबल कर दिया है तो ए की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन ए में क्या कहेंगे कि ए डबल्स क्योंकि सिंपली क्योंकि हमने स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाई तो मैग्नेटिक फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज होगा तो उसके रेट मतलब जितनी जल्दी चेंज होगा उसी का रेट, मतलब उसी के रेट के हिसाब से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ ग्रेटर बनेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बढ़ा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जल्दी जल्दी हो रहा है तो मेरे जहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ जाएगा, सिंपली ए डबल हो जाएगा। अब और क्या पूछा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेटेड एज बी, बी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब बी हाफ हो जाएगा, ऐसा क्यों, बी इज हाफ, बी हाफ हो जाएगा, हाँ आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है अगर हम जल्दी जल्दी जनरेटर कॉइल चलने लगा, स्पीड डबल हो गई तो उसको कम टाइम लगेगा, उसको कम टाइम लगेगा अपना एक वेव कंप्लीट करने में, उसको कम टाइम लगेगा यानी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई यानी ओवरऑल टाइम पीरियड कम हो गया। तो रीजन पूछे तो रीजन में यही बताना है कि एज द स्पीड ऑफ जनरेटर कॉइल इज डबल्ड, its frequency also gets doubled and therefore its frequency doubles, therefore its time period gets half। और टाइम पीरियड हाफ नहीं कि टाइम का हाफ होना, टाइम मतलब ये जो बी हो जाएगा ये कम हो जाएगा, यानी कि बी विल बी छोटू है ना। तो ये उसका आंसर एंड रीजन बता दिए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और टाइम पीरियड कम हो जाएगा, इस वजह से बी हाफ हो जाएगा एंड ए डबल हो जाएगा जनरेटर कॉइल की स्पीड डबल करने पर, है ना। तो होपफुली ये चीज समझ में आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। हाँ, तो इसमें क्या बताया है कि एक ग्राफ गिवन है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, तो शायद वैसा सही क्वेश्चन है जो पिछले वाले पार्ट में डिस्कस किया था, है ना। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, है ना, 85, 90, 95, 85, 90, 95, 140, 145, 150, है ना। ए बी कहाँ है, ए है 85, बी है इधर, बी है इधर, है ना। सी कहाँ है, सी है समथिंग इधर, डी है समथिंग इधर, है ना, और ई है जस्ट उसके नीचे। अब क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द रेडियो एक्टिव रेडिएशन एमिटेड व्हेन एलिमेंट सी डिकेज इनटू एलिमेंट ई। सी जब ई बन जाए तो देखो पहले तो कर ही चुके हैं कि वो बीटा एमिशन होता है, लेकिन इसको फिर से कर लेते हैं कि सी जो है उसके पास क्या हो जाएगा, मतलब कि क्या आइडेंटिफाई द रेडियो रिप्रेजेंट दिस यूजिंग अ न्यूक्लियर इक्वेशन, इक्वेशन लिखनी है तो 92 238, है ना। तो ये बन जाएगा क्या, इसको ये बन जाएगा ई, ई बनेगा तो क्या होता है बेसिकली इसमें प्रोटॉन, सी में कितने प्रोटॉन्स थे, सी में प्रोटॉन्स थे 92, न्यूट्रॉन्स कितने थे, न्यूट्रॉन्स थे हमारे कितने 146, है ना। तो अब जब ई बन गया तो प्रोटॉन्स कितने हो गए 93, प्रोटॉन्स बढ़ गए, न्यूट्रॉन्स कम हो गए, न्यूट्रॉन एक कम हो गए, न्यूट्रॉन हो गए 145, है ना। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ई बना कब, जब बीटा एमिशन होगा। बीटा एमिशन में क्या होता है, ये एक न्यूट्रॉन कम हो जाता है, एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, सिंपली इस तरीके से 93 एंड मास नंबर सेम रहता है 238, मास नंबर सेम रहेगा ना, क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ा एक न्यूट्रॉन कम हुआ तो ओवरऑल जितना प्रोटॉन बढ़ा उतना न्यूट्रॉन कम हो तो मास नंबर रिमेन सेम, बट एटॉमिक नंबर कम हो जाता है एंड ये इस हिसाब से ऐसा कुछ होता है ना। तो बीटा एमिशन में ऐसा होगा, ठीक है। न्यूक्लियर इक्वेशन है शो करके बता दिया। फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन टू एलिमेंट्स डी एंड ई, इन दोनों को स्पेशल नाम क्या दिया गया। अब देखो डी और ई सेम प्रोटॉन वाली लाइन पर लाई करते हैं, सेम प्रोटॉन का क्या मतलब है कि ई और डी दोनों में प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो सेम है, यानी कि डी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू ई में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम या प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हम क्या कहते हैं, उनको आइसोटोप्स कहते हैं सिंपली। तो ये दोनों डी और ई आपस में क्या है, आइसोटोप्स हैं। फिर if element C transforms into element B by emitting a radioactive ray, how will this ray behave in an electric field। अच्छा, तो अगर C B बन जाए, C बन जाए B मतलब
वो भी का देखो सी बन जाए, बी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कम होने चाहिए एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कम होने चाहिए। ऐसा होता है सिर्फ उसके केस में, किसके, अल्फा एमिशन के केस में, है ना। सी बन जाएगा हमारा बी, तब होगा कब, किसके केस में, अल्फा एमिशन केस में। क्यों, तब 2 और 4 इधर आता है ना। तो हमारे जितना भी 92 और 238 है, तो ओवरऑल 238 में से भी कुछ माइनस हो जाएगा, 4 इधर गया, तो 234 में का 92 में से भी कुछ जाएगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कम होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कम होंगे। तो सी अगर बी बनेगा, सी अगर ए बनेगा, दोनों में से कुछ भी होगा, तो सिंपली होता ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों कम होंगे एंड हमारा अल्फा एमिशन होगा। और अल्फा एमिशन होगा तो बोला क्या, हाउ विल दिस रे बिहेव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि इट विल बी रिपेल्ड बाय, मतलब रिपेल्ड बाय पॉजिटिव प्लेट, repelled by a positive plate and attracted by negative plate, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि it deflects towards नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इट डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, है ना। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा आंसर इसका। एंड विद दैट हमारा दिस आईसीएसई एडवांस सीरीज ऑफ फिजिक्स, जो हम लोग क्वेश्चन है पीवाईक्यूज एसपीक्यूज एंड मेरे खुद के जो मतलब आइडिया वाले क्वेश्चन वो मैंने नहीं बनाए थे, बता दे दो एआई के थे, बट आइडिया मेरा था, उसको वेरीफाई रीवेरीफाई वो सब मैंने ही किया था, है ना। तो ओवरऑल होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आए हो, इनसे काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई हो, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अब मिलते हैं किसी और लेक्चर में, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर बाय बाय।